हेलो एवरीवन, मैं शकुंतला सिंधु आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एडुमिनिया में। आज हम अपनी वीडियो के माध्यम से कक्षा 8th में से एक अध्याय लेकर आए हैं जिसका नाम है जब सिनेमा ने बोलना सीखा। और इनके जो लेखक हैं उनका नाम है प्रदीप तिवारी जी। यहाँ पर प्रदीप तिवारी जी ने जब सिनेमा ने बोलना सीखा उनकी ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डाला है। यानी कहा गया है यहाँ पर, इससे पहले नाम से स्पष्ट है, जब सिनेमा यानी फिल्मों ने बोलना सीख लिया। इसका अभिप्राय है कि इससे पहले मूक भाषा में फिल्में बनती थी। अब आप पूछेंगे कि मूक भाषा क्या होती है। मूक भाषा होती है संकेतों में बातचीत करना। पर्दे पर हमें ब्लैक एंड वाइट फिल्में बनती थी और पर्दे पर जब हम फिल्में देखते थे तो वहाँ पर हीरो हीरोइन हैं, उनके सहायक हैं, वो सिर्फ उछलते कूदते स्टंट करते हुए हमें नज़र आते थे। हम सिर्फ उनके द्वारा किए गए कार्यों से, उनके द्वारा किए गए संकेतों से उनके मनोभावों को समझ सकते थे। स्पष्ट रूप से चाहे न समझ सके लेकिन काफ़ी हद तक उनके द्वारा की गई बातों को हम आसानी से समझ लेते थे। लेकिन भारतीय सिनेमा में एक समय ऐसा आया, एक ऐतिहासिक दिन था जब सिनेमा ने बोलना सीख लिया, यानी बोलती हुई फिल्में बनने लगी। और जब पहली बोलती हुई फिल्म बनी, ऐतिहासिक तारीख थी, यहाँ पर बता रखा है संवाक फिल्में, यानी इससे पहले मुख्य फिल्में बनती थी। और वो ऐतिहासिक तारीख थी 14 मार्च सन 1931 का ऐतिहासिक दिन था। आलम आरा नाम की बोलती हुई पहली भारतीय फिल्म बनी थी और उसके पोस्टर पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो चुके हैं, वह आपस में बातें कर रहे हैं, उनको आपस में बातें करते हुए देखिए। किस प्रकार से वह बातें कर रहे थे स्पष्ट रूप से वहाँ पर अंकित किया गया था उस फिल्म के पोस्टर पर। और आलम आरा फिल्मों से पहले मूक फिल्में बनती थी, यह एक पहली फिल्म थी। और इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली थी यह भी देख लेते हैं। ऐतिहासिक दिन था जब पहली बार आलम आरा नाम की फिल्म रिलीज हुई थी, जो बोलती हुई फिल्म के रूप में आज भी भारतीय सिनेमा के इतिहास में दर्ज है। और यह प्रेरणा कहाँ से मिली थी? अर्देशीर एम ईरानी ने इस फिल्म का निर्माण किया था। एक दिन वह बैठे बैठे हॉलीवुड की 100 वोट नाम की पिक्चर देख रहे थे। 1929 में का एक दिन था, कोई एक दिन होगा 1929 में, वह अपने घर में बैठे हुए 100 वोट नाम की एक फिल्म है, हॉलीवुड फिल्म थी, वो देख रहे थे। तो उसमें उन्होंने हीरो हीरोइन और उनके सहायक हैं, उनको आपस में बातें करते हुए देखा तो उनके मन में एक ठेस पहुंची, उनके मन में कुछ अलग करने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। ठेस इसलिए पहुंची क्योंकि हमारी जो फिल्में हैं वह सिर्फ संकेतों के द्वारा ही अपना काम चला रही थी। जो कहने चाहते थे वह सिर्फ संकेतों यानी मूक भाषा में ही कह सकते थे, चाहे सामने वाला समझे या न समझे। और दूसरा है कि कुछ नया करने की जिज्ञासा इस फिल्म को देखने के बाद उनमें जगी और उन्होंने काफ़ी कोशिश की, कड़ी मेहनत की। और कड़ी मेहनत का परिणाम हुआ 1929 का ऐतिहासिक दिन। आलम आरा नाम की फिल्म क्या है, वो पहली बोलती हुई फिल्म के रूप में आपके सामने भारतीय सिनेमा में दर्ज की गई। नेक्स्ट देख लेते हैं। जब फिल्म का निर्माण किया गया तो इससे पहले गीत संगीत है वो नाम मात्र ही फिल्मों में डाला जाता था। और यहाँ पर प्रमुख रूप से बहुत सारे ऐसे नए नए कार्य किए गए और उनके द्वारा किए गए जो कार्य हैं वह इस फिल्म को सफल बनाने में भी काफ़ी सहायक रहे थे। तो इनसे पहले सिर्फ एक ही वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता था, या तो धुन यहाँ पर दृश्य को चेंज करने के लिए, एक दृश्य को दूसरे दृश्य में बदलने के लिए, या तो सिर्फ एक प्रकार की पूरी फिल्म में एक ही प्रकार की धुन का प्रयोग किया जाता था जिसको संगीत के अंतर्गत जाना जाता है। लेकिन अर्देशीर एम ईरानी ने यहाँ पर कुछ नया करने की ठान ली थी। उन्होंने इस फिल्म में 3 प्रकार के मुख्य वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया था, जिसमें से पहला है हमारा तबला, हारमोनियम और तीसरे नंबर पर आता है वायलिन। तीनों को
हालांकि अर्देशीर एम ईरानी न सिर्फ निर्देशक के रूप में कार्य किया, बल्कि समस्त कार्यों के रूप में दूसरे जो उनके सहायक थे उनके साथ भी दिन रात कड़ी मेहनत करके उन्होंने इस फिल्म का निर्माण किया। जो फिल्म की धुन है, संगीत की जो धुन है, उन्होंने स्वयं ही तैयार की थी। इसके साथ साथ वाद्य यंत्रों के प्रयोग के साथ साथ सबसे पहला और अनोखा यह कार्य हुआ, इससे पहले पार्श्व गायक नहीं होते थे। अब आप पूछेंगे कि पार्श्व गायक, पार्श्व पीछे किसके? पर्दे के पीछे जो गायक थे, सिंगर थे, वह इससे पहले नहीं गाते थे फिल्मों में। नायक नायिका है वो अपनी आवाज़ में, और ज़्यादातर आवाज़ें क्या है वो मुख्यतः रूप से उनके नाक में से निकलती हुई, हमें चाहे वो संवाद बोल रहे हैं या वो कोई फिल्म का गाना गा रहे हैं तो नाक में से मुख्यतः रूप से आवाज़ आती थी। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले पार्श्व गायक के रूप में व्यक्ति उभरा, और उन्होंने न सिर्फ नाक की सहायता से बल्कि अपना गले की सहायता से भी उन्होंने गाने का एक अनोखा प्रयास किया। और इस फिल्म का संगीत है वो काफ़ी हद तक प्रसिद्ध भी रहा था। हर भारतीय की ज़बान पर इस फिल्म का जो सॉन्ग है, इस फिल्म के गीत हैं, वो चढ़ गए थे। नेक्स्ट देख लेते हैं कृत्रिम प्रकाश। इससे पहले जो फिल्मों की शूटिंग की जाती थी उनको रिकॉर्ड किया जाता था, तो ज़्यादातर क्या होता था, दिन के प्रकाश में रिकॉर्ड कर लिया जाता था। लेकिन यहाँ पर दृश्य है, अर्देशीर एम ईरानी ने रात को भी चित्रित करने के लिए, रात को भी रिकॉर्ड करने के लिए प्रयास किए, और उन्होंने क्या किया, कृत्रिम प्रकाश यानी लाइटों की व्यवस्था भी की, जो इस फिल्म का एक महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध एक तरह से प्रकाश व्यवस्था के अंतर्गत आई। और इसके बाद हर एक फिल्म में प्रकाश की व्यवस्था का प्रयोग किया जाने लगा। नेक्स्ट है हमारा हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी भाषा। इससे पहले वाली फिल्में तो मूक बनती थी। अब प्रमुख समस्या थी कौन सी भाषा में फिल्म बनाई जाए, क्योंकि वह समय ऐसा था जब भारत में हिंदू और मुसलमान भाई यानी इकट्ठा रहते थे, क्योंकि अंग्रेज़ों के शासन का टाइम था, भारत आज़ाद नहीं हुआ था, तो यह बहुत बड़ा प्रयास था। लेकिन प्रमुख समस्या भी थी, यदि हिंदी भाषा में फिल्म का निर्माण किया जाए तो हमारे मुस्लिम भाई हैं वो नाराज़ हो सकते थे, और दूसरा है यदि उर्दू भाषा में इसका निर्माण किया जाए तो हिंदू भाई है वो नाराज़ हो सकते थे। तो अपनी समझदारी का परिचय देते हुए अर्देशीर एम ईरानी ने हिंदी उर्दू मेल वाली भाषा, जिसको हिंदुस्तानी भाषा के रूप में चित्रित किया गया है, उसका निर्माण किया गया, यानी हिंदी के शब्दों का भी प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया, और आम बोलचाल के जो उर्दू के शब्द थे उनका भी प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया। तो हिंदी उर्दू मेल से एक हिंदुस्तानी भाषा का जन्म हुआ, यानी यह फिल्म हिंदुस्तानी भाषा में बनी थी। नेक्स्ट देख लेते हैं जुबेदा और विट्ठल। अब बात आती है इस फिल्म के नायक और नायिका। उस समय की सुप्रसिद्ध हीरोइन थी जुबेदा और इसके नायक थे विट्ठल। इनके पीछे भी एक अनोखी कहानी है कि जुबेदा है वह तो उर्दू भाषा को आसानी से बोल लेती थी, यानी जो समाज थे उनको अच्छे से व्यक्त कर सकती थी, लेकिन जो विट्ठल थे वह सिर्फ हिंदी भाषा को जानते थे। उर्दू भाषा बोलते समय उनकी ज़बान अटक जाती थी, यानी स्पष्ट रूप से उर्दू के शब्दों का उच्चारण वह नहीं कर सकते थे। तो निर्देशक के सामने सबसे बड़ी समस्या आई कि अब क्या किया जाए, क्योंकि विट्ठल है उस समय के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले नायक थे, यानी सबसे ज़्यादा पैसा इनको मिलता था किसी भी फिल्म में, किसी भी मूवी में एक्टिंग करने के लिए। मजबूरी में अर्देशीर एम ईरानी ने महबूब एक नायक थे, उनको फिल्म के लिए चुन लिया गया। लेकिन विट्ठल है यह फिल्म दिल से करना चाहते थे, तो उन्होंने अर्देशीर एम ईरानी के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया, और मुकदमा क्या था कि यह फिल्म मुझे ही मिलनी चाहिए। विट्ठल हैं वो मुकदमा जीत गए, और इनके जो वकील थे, मुस्लिम जो नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने इस मुकदमे को लड़ा और विट्ठल को विजयी हासिल यानी जीत इनको मिली, और नायक के रूप में इनको चुन लिया गया, और पूर्ण रूप से इन्होंने अपने किरदार को निभाया। उर्दू भाषा को सीखने के लिए इन्होंने काफ़ी प्रयास किया, और जो इनके द्वारा बोले गए समाज थे वो पहले की बजाय काफ़ी सुधर कर सामने आए। हालांकि मुकदमा जीतने के बाद ही इनको नायक के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट है हमारा
इसके साथ साथ बहुत सारे जो इनके सहायक हैं, जिनमें से प्रमुख रूप से थे सोहबराज मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश। इनके प्रमुख रूप से इस फिल्म के सहायक पात्र थे, जो इनके सहायक नेता अभिनेता इनको कह सकते हैं। लेकिन इस फिल्म के बाद इनको भी प्रसिद्धि मिली, जो भारतीय फिल्मों की एक रीढ़ की हड्डी साबित हुए थे। विट्ठल और जुबेदा तो वो तो थे ही प्रसिद्ध व्यक्ति, और इसके साथ साथ सोहबराज मोदी है, पृथ्वीराज हैं, याकूब है और जगदीश है। यह भी एक सितारे की तरह उभरे और रीढ़ की हड्डी यानी प्रमुख स्तंभ क्या है वो भारतीय सिनेमा का बने, और बहुत सारी प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध फिल्मों में इन्होंने कार्य किया और बहुत सारी सामाजिक फिल्में भी इन्होंने बनाई थी। सबसे ज़्यादा पारिश्रमिक पाने वाले बहुत सारे नेता अभिनेता बनकर निकले, लेकिन इसके साथ साथ निर्देशक, प्रसिद्ध निर्देशक भी बने थे। जैसे पृथ्वीराज कपूर है, वो सुप्रसिद्ध निर्देशक बनकर यहाँ से निकले थे। इससे पहले फिल्मों में भी कार्य किया, लेकिन समय ऐसा आया जब वो एक सुप्रसिद्ध निर्देशक के रूप में भी बने। नेक्स्ट है हमारा 14 मार्च 1931। यह फिल्म जब रिलीज़ की गई थी तो वह एक ऐतिहासिक दिन था, और दिन था 14 मार्च सन 1931, और मुंबई के मैजेस्टिक जो सिनेमा घर था उसमें इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था। अब आप पूछेंगे कि फिल्म इतनी प्रसिद्ध हुई थी कि वह 8 सप्ताह तक हाउसफुल रही थी, यानी टिकट भी लंबी लंबी कतारों में खड़े होने के बाद बड़ी मुश्किल से मिलती थी। 8 सप्ताह तक इस फिल्म का हाउसफुल रहना सबसे बड़े रिकॉर्ड के रूप में उस समय जाना जाता है, जो आज भी भारतीय सिनेमा के इतिहास में दर्ज है। और यह फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल रही थी, और यह फिल्म इतनी लंबी थी कि कहा जाता है कि 10,000 फुट लंबी थी, और इसको बनाने के लिए एक तरह से काफ़ी लंबा समय लगा था। लेकिन 10,000 फुट फिल्म है, काफ़ी कड़ी मेहनत, काफ़ी प्रयासों के बावजूद इसको बनाया गया था। नेक्स्ट आता है सामाजिक फिल्में। आलम आरा फिल्म जब बनी थी तो मुख्यतः रूप से सामाजिक संदेश भी लेकर आई थी, और सामाजिक संदेश एक ऐसा संदेश था जो ब्रिटिश सरकार की आंखों में भी चुभा था कि भारतीय ऐसा प्रयास कैसे कर सकते हैं। यानी तीखी अंग्रेजी जो सरकार है उनकी पैनी नज़रों का भी इस फिल्म को सामना करना पड़ा था। हालांकि वो इस फिल्म के निर्माण से भी एक तरह से कोई रोक टोक या किसी भी प्रकार की पाबंदी न लगा सके, लेकिन फिर भी काफ़ी समस्याओं का निर्देशक को सामना करना पड़ा था, क्योंकि उस समय अंग्रेज़ों का शासन था, और अंग्रेज़ों के जो काले कानून थे वह भारतीयों को आगे बढ़ने के लिए लगातार क्या है वो रोक रहे थे। तो तीखी पैनी नज़रों का भी इस फिल्म को सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट है आलम आरा फिल्म के बाद बहुत सारी ऐसी सामाजिक फिल्में थी जिनका निर्माण होना शुरू हो गया। तो अब अंग्रेज़ सरकार क्या है वो पूर्ण रूप से जागरूक हो गई और हर एक भारतीय फिल्म पर नज़र रखने लगी, ताकि किसी भी प्रकार का ऐसा कोई कार्य इन फिल्मों के द्वारा या ऐसा कोई संदेश इन फिल्मों के द्वारा भारतीयों के दिल में घर न कर जाए, जिससे हमारा शासन क्या है वो डावाडोल हो जाए, हमारा सिंहासन क्या है वो हिलने लगे। क्योंकि सामाजिक जो फिल्में होती थी उनका सर्वाधिक प्रभाव बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, स्त्री सबके हृदय पर पूर्ण रूप से पड़ता था और गहरा प्रभाव पड़ता था। और ऐसा प्रभाव पड़ता था कि जो भारतीय जनता है वो करने और मरने के लिए तैयार हो जाती थी। करने और मरने यानी अंग्रेज़ों के खिलाफ धीरे धीरे करके नफ़रत के बीज उनके मन में उत्पन्न होने लगे थे, क्योंकि वह भी धीरे धीरे करके जागरूक हो चुके थे कि किस प्रकार से हम अंग्रेज़ों को यहाँ से बाहर निकाल सकें। नेक्स्ट आता है आलम आरा फिल्म है वो न सिर्फ भारत में ही रिलीज़ की गई थी, बल्कि 8 सप्ताह तक हाउसफुल रहने के बाद इसको श्रीलंका, ब्रह्मा और पश्चिमी एशिया में भी रिलीज़ किया गया था और काफ़ी प्रसिद्ध फिल्म साबित हुई थी। तो आलम आरा फिल्म क्या है वो भारतीय इतिहास की पहली संवाद फिल्म के रूप में जानी जाती है और भारतीय सिनेमा के इतिहास में दर्ज है। तो नेक्स्ट वाली वीडियो हम जल्दी आपके सामने अपलोड करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।